हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज अपन छोटा सा एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखिए जो अपन ने फर्टिलाइजेशन वगैरह जो प्रोसेस देखा है लास्ट लेक्चर में अपन ने उसके बारे में बात की। अब देखिए कि कुछ स्ट्रक्चर जो है ये जाइगोट वगैरह या एम्ब्रियो वगैरह या एंडोस्पर्म वगैरह इनमें से जो कुछ स्ट्रक्चर है ये ट्रिप्लॉइड है और कुछ जो है ये डिप्लॉयड होते हैं, है ना। तो कौन से स्ट्रक्चर है जो डिप्लॉयड है, कौन से है जो डिप्लॉयड है, कौन से ट्रिप्लॉयड है, कौन से हैप्लॉयड है, ये अपने को समझना है। तो उसकी एक लिस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे कौन से पार्ट में, ये समझना भी जरूरी है। तो जाइगोट बताइए, जाइगोट क्या रहेगा? जाइगोट तो खैर डिप्लॉयड रहेगा। जाइगोट से बाद में एम्ब्रियो बनता है, तो जब जाइगोट अगर डिप्लॉयड है तो एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड ही होगा। अब एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या होगा? एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा, क्योंकि आपको बताया ये कैसे बना था। दो पोलर न्यूक्लिया पहले फ्यूज हुए और जो सेकंड जो मेल गैमेट जो आया पोलन ट्यूब से वो जाके फिर से फ्यूज हो गया, तो N+N डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड से फिर से मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो ये हो गया ट्रिप्लॉइड। तो जनरली जो एंडोस्पर्म है यहाँ पे क्या रहेगा, एंडोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड रहेगा। ठीक है। उसके बाद रेडिकल, डिप्लॉइड, प्लूम्यूल ये भी डिप्लॉइड, देन कॉटिलडॉन, ये भी डिप्लॉइड, देन न्यूसिलस ये भी डिप्लॉइड, देन इंटीग्यूमेंट ये भी डिप्लॉयड होंगे। इसके बाद माइक्रोस्पोर, मदर सेल ये क्या होंगे, ये भी डिप्लॉयड होंगे। ठीक है। सिमिलरली मेगास्पोर, मदर सेल ये भी डिप्लॉयड होंगे। देन ओवरी वॉल ये भी डिप्लॉयड, देन कार्पेल ये भी डिप्लॉयड, देन सेपल, पेटल ये भी क्या होंगे, डिप्लॉयड ही होंगे। देन स्टेमन ये भी डिप्लॉयड होंगे। देन लीफ, प्लांट के पार्ट जो है लीफ, रूट, स्टेम ये भी क्या होंगे, ये भी डिप्लॉयड होंगे। अब हैप्लॉयड कौन से पार्ट होंगे? देखिए हैप्लॉयड कौन से होंगे, पोलन ग्रेन, ये क्या है, पोलन ग्रेन कैसे बनता है, आफ्टर मियोसिस, बराबर है। जो माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर मदर सेल तो डिप्लॉयड है, बट जो माइक्रोस्पोर है जो बाद में पोलन ग्रेन बनता है उसको, उसकी प्लॉयड लेवल क्या रहेगी, वो हैप्लॉयड रहेगा, बराबर है। पोलन ग्रेन क्या रहेगा, हैप्लॉयड रहेगा। सिमिलरली मेगास्पोर मदर सेल जो है ये डिप्लॉयड है। तो मेगास्पोर जो है जो 4 जो मेगास्पोर बने थे उसमें से 3 जो है ये डिजेनरेट हो गए, बराबर है। 3 डिजेनरेट हो गए, एक ही सर्वाइव किया। तो मेगास्पोर क्या रहेंगे, मेगास्पोर, मेगास्पोर हैप्लॉयड रहेगा।
और मेगास्पोर का ही कन्वर्जन जो है बाद में किस में हुआ था, एम्ब्रियो सैक में हुआ था, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक भी हैप्लॉइड रहेगा। और एम्ब्रियो सैक के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बन रहे थे, कौन से एंटीपोडल्स बन रहे थे, पोलर न्यूक्लियाई बन रहे थे, एग एपरेटस जो थे, ये सब के सब क्या रहेंगे, फिर हैप्लॉइड रहेंगे, क्योंकि वो सब एम्ब्रियो सैक के अंदर है, बराबर है। एंटीपोडल्स, देन एग सेल, देन synergid, देन पोलर, ये सब के सब जो है ये क्या रहेंगे, ये हैप्लॉइड रहेंगे। अच्छा बताइए न्यूसिलस क्या होंगे, फिर न्यूसिलस क्या होंगे, न्यूसिलस यहां पे डिप्लॉयड रहेंगे, है ना। न्यूसिलस क्या रहेंगे, डिप्लॉयड रहेंगे। यहाँ देखिए ये न्यूसिलस जो है ये डिप्लॉयड होगा, मगर न्यूसिलस के अंदर जो है एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है, ये एम्ब्रियो सैक जो है ये क्या है, ये हैप्लॉइड है। तो ये समझ में आ गया बच्चों। इस तरह से जो है अलग अलग प्लॉइडी लेवल को आपको, आप इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है कि आपको प्लॉइडी लेवल हर एक की पता चाहिए कि कौन से इसमें जो है कौन सा हैप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड है और कौन सा ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। तो जनरली जो एंडोस्पर्म है ये ट्रिप्लॉइड होता है, बाकी जो है स्ट्रक्चर सब क्या रहेंगे, हैप्लॉइड या तो डिप्लॉइड रहेंगे, मगर एंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लॉइड होता है। मगर एंडोस्पर्म भी डिप्लॉइड होता है जहां पे ओएनोथेरा टाइप का अगर एंडोस्पर्म है तो, अदरवाइज जो है एंडोस्पर्म क्या रहेगा, ट्रिप्लॉइड रहेगा, ठीक है। बस ओएनोथेरा टाइप का जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, वो डिप्लॉइड रहेगा। और जिम्नोस्पर्म में पता है आपको, जिम्नोस्पर्म में जो है ये न डिप्लॉइड होता है न ट्रिप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है, हाँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट क्या है, बिफोर फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। तो जिम्नोस्पर्म में ये बस हैप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म, मगर एंजियोस्पर्म में जनरली क्या रहेगा, ये ट्रिप्लॉइड रहेगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है डिफरेंट पार्ट्स में क्या होंगे इसके बारे में अपन ने देखा। अभी अपन बात करेंगे एंजियोस्पर्मिक सीड के बारे में, ठीक है। अभी देखिए नया टॉपिक शुरू करेंगे, एंजियोस्पर्मिक सीड। नया टॉपिक क्या है, एंजियोस्पर्मिक सीड। तो जो भी फर्टिलाइजेशन वगैरह प्रोसेस हुआ था तो उसमें जो प्रोडक्ट जो बना था वो क्या था, सीड था। तो ये जो भी मेल गमेट फीमेल गमेट या फ्लावर जो स्ट्रक्चर बना है प्लांट के अंदर, एंजियोस्पर्म में जो है फ्लावर बनता है, तो फ्लावर बनना, उसके अलग अलग पार्ट्स बनना, फिर पॉलिनेशन होना, फिर उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन होना, और फिर फाइनली सीड बनना, ये सब जो प्रोसेस जो हुई थी ये फाइनली किस लिए हो रही थी कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट है ये सीड बनाना चाहते थे, इसलिए ये सब प्रोसेस होनी थी, है कि नहीं। तो ये सीड बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि सीड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पूरा प्लांट जो है ये प्रेजेंट है, हाँ। द होल प्लांट एग्जिस्ट इन अ सीड। सीड एक ऐसा स्ट्रक्चर है प्लांट के अंदर जिसके अंदर पूरा प्लांट जो है मौजूद है। द होल प्लांट इज प्रेजेंट इन अ सीड। मतलब एक तरह से आप सीड को क्या बोल सकते हैं, इट्स ए मिनिएचर प्लांट। क्या बोल सकते हैं इसको, मिनिएचर प्लांट। मतलब एक छोटे फॉर्म में जो है प्लांट ही है वो, बराबर है, क्योंकि प्लांट जब बनता है तो इससे ही बन रहा है, मतलब इसके अंदर वो पूरे कैरेक्टर प्रेजेंट है जो एक बड़े प्लांट में होने चाहिए, है कि नहीं। तो इस तरह से सीड भी क्या है, एक मिनिएचर प्लांट है, बस वो डेवलप होने वाला है अभी, ठीक है ना। अब एक टिपिकल जो एंजियोस्पर्म के अंदर आप जब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो अलग अलग पार्ट्स जो डेवलप होते हैं उनके जो है नाम बदल जाते हैं बाद में। जैसे देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एक सेल को आप क्या बोल रहे थे, एक सेल का जब फ्यूजन हुआ तो एक सेल बिकम्स एम्ब्रियो, है ना। एक सेल जो है ये मेल गमेट के साथ फ्यूज हुआ, एक एपरेटस था उसमें सिनर्जिड थे और एक सेल था, तो एक सेल जब फ्यूज हुआ
मेल गमेट से, तो वो क्या बन गया, फिर एम्ब्रियो बन गया। सिमिलरली ओहोरी जो थी, ओहोरी क्या बन गई बाद में, फ्रूट। उसके बाद ओहुल का कन्वर्जन जो है ये सीड में हो गया, ओहुल का कन्वर्जन सीड में हो गया, है ना। और उसी तरह से आउटर इंटीग्मेंट थे, जब ओहुल जब बायटेग्मिक होता है, बायटेग्मिक मतलब जिसके पास दो इंटीग्मेंट होते हैं, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो दो इंटीग्मेंट जनरली होते हैं एंजियोस्पर्म के ओहुल में, तो एक आउटर इंटीग्मेंट है और एक इनर इंटीग्मेंट है। कई बार जो है इंटीग्मेंट एक ही होता है, जब इंटीग्मेंट एक सिंगल ही होता है तो उसको बोला जाता है यूनिटेग्मिक ओहुल, मगर जब दो इंटीग्मेंट होते हैं तो उसको बोला जाता है बायटेग्मिक ओहुल। तो यहाँ पे जब बायटेग्मिक ओहुल होता है तो जो आउटर जो इंटीग्मेंट है ये टेस्टा बन जाता है, और टेस्टा क्या है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है ना। टेस्टा क्या है, एक हार्ड और थिक स्ट्रक्चर होता है, और इनर इंटीग्मेंट जो है ये क्या है, टेगमेन बन जाता है। मतलब इनके ही जो नाम है ये बाद में अलग है। आउटर इंटीग्मेंट जब हार्ड हो जाता है वो सीड का कवरिंग बना लेता है, इनर इंटीग्मेंट भी जो है सीड के कवरिंग में आ जाता है, और ये दोनों जो है मिलके सीड कोट बना लेते हैं। आउटर इंटीग्मेंट और इनर इंटीग्मेंट बाद में जो है सीड कोट को बना लेते हैं, और उसी सीड को बाद में बोला जाता है पेरिस्पर्म। क्या बोला जाता है उसको, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म मतलब क्या है, ये सीड कोट है ना, इट इज सीड कोट। कोई भी सीड का जो कवरिंग है वो किससे बना है, टेस्टा और टेगमेन से बना है, बट दे आर फ्यूज टुगेदर। टेस्टा और टेगमेन क्या होते हैं, मैच्योरिटी के साथ एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, और इतने फ्यूज हो जाते हैं कि आप जब वो सीड का कवरिंग जब देखते हो तो आपको सीड कोट एक ही लेयर मिलता है, मगर किसी किसी इसमें ये दो दिखाई देते हैं। और मॉर्फोलॉजिकली अगर आप देखिए तो मॉर्फोलॉजिकली जो ओहुल जो है, जब ओहुल मैच्योर हो गया है उसी को बाद में सीड बोला जाता है। एक्चुअली ओहुल का ही तो कन्वर्जन है जो सीड में होता है, ओहुल का ही कन्वर्जन सीड में हुआ है, मगर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है सीड बना है। ओहुल जब फर्टिलाइज हो गया तब जाके वो सीड बना। तो मैच्योर ओहुल या रायपन ओहुल को आप जो है बोल सकते हैं सीड, ठीक है। और जो भी स्ट्रक्चर सीड कोट के अंदर प्रेजेंट है, जो भी स्ट्रक्चर है जिसमें एम्ब्रियो आ जाता है, जिसमें कॉटिलडॉन आ जाते हैं, जिसमें रेडिकल है, जिसमें प्लूम्यूल है, ये सब जो स्ट्रक्चर एक सीड कोट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है कर्नेल। क्या बोला जाएगा उसको, कर्नेल। कर्नेल मीन्स ऑल द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सीड कोट आर कलेक्टिवली नोन एज कर्नेल, ठीक है। इस तरह से जो है कर्नेल को डिफाइन किया जाता है। अब अगर आप टिपिकली अगर एक सीड की अगर बात करें, तो टिपिकल मैच्योर सीड के अंदर आप देखिए तो तीन मेन पार्ट्स है। इन द टिपिकल मैच्योर सीड is having three parts. कितने पार्ट्स होंगे, तीन पार्ट्स होंगे। उसमें से एक है सीड कोट, सीड कोट होगा एक। उसके बाद है डॉर्मेंट एम्ब्रियो, और थर्ड जो है वो है एंडोस्पर्म, जो कि क्या है, स्टोरेज टिश्यूज है। एंडोस्पर्म क्या है, स्टोरेज टिश्यूज है। तो ये तीन स्ट्रक्चर से जो है एक सीड बनता है। मैच्योर सीड जो है इसके अंदर सीड कोट रहेगा, जो कवरिंग है सीड की, और उसके अंदर जो एम्ब्रियो है जिससे नया प्लांट बनने वाला है, वो डॉर्मेंट एम्ब्रियो। डॉर्मेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये अभी रेस्टिंग फेज में है ना, अभी वो रेस्टिंग फेज में, तो इसलिए डॉर्मेंट बोला जाता है। और ये है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये इस तरह से तीन पार्ट से जो है आपका जो है सीड जो है ये बनता है ना। उसके बाद देखिए अपन सीड कोट को जो है डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद डॉर्मेंट एम्ब्रियो को, और उसके बाद एंडोस्पर्म को। तो सबसे पहला है सीड कोट। तो सीड कोट देखिए,
सीड कोट जो है क्या है, इट इज आउटर एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये क्या है, एक तरह से सीड का एक कवरिंग है जो आउटसाइड जो है प्रेजेंट है और एक तरह से क्या है, सीड को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब प्रोटेक्ट किससे कर रहा है, एनवायरमेंटल जो भी कंडीशन होती है, टेम्परेचर है या वाटर है या फिर जो भी लाइट है, जो भी कंडीशन हो सकती है उससे वो उसको बचा लेता है, क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर जो है प्लांट के कैरेक्टर है, प्लांट बनने वाला जो पार्ट है पहले वो क्या है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो को बचाना जरूरी है, तो इस तरह से प्रोटेक्शन में होना चाहिए। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है यहाँ पे, फिर बायोटिग्मिक हुल के अंदर जो है 2 लेयर होते हैं। बायोटिग्मिक मतलब जिसके पास 2 इंटीग्मेंट थे, और 2 इंटीग्मेंट जो है इसके 2 लेयर बनते हैं। एक है टेस्टा, जो टेस्टा जो है ये क्या है, एक तरह से थिक और हार्ड है, लेदरी टाइप का है ना। तो हार्ड जो सीड कोट जो भी आप देखते हो, तो उसका जो हार्ड पार्ट जो बाहर की साइड में होता है वो टेस्टा होता है ना। और टेगमेन जो है ये थोड़ा थीन होता है और पेपर ही होता है, या आप उसको मेम्ब्रेनस भी बोल सकते हैं, जो थोड़ा सा थीन रहेगा, जो क्या रहेगा, थीन रहेगा, पेपरी रहेगा और मेम्ब्रेनस रहेगा। और आपको होता है टेस्टा और टेगमेन जो है, इनको कलेक्टिवली जब ये बाद में फ्यूज हो जाते हैं, दोनों जो है बाद में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और वो एक ही दिखाई देते हैं, तो वो जो है उसको पेरिस्पर्म बोला जाता है। टेस्टा एंड टेगमेन when fuse they become पेरिस्पर्म। उसको क्या बोला जाएगा फिर, पेरिस्पर्म बोला जाएगा। तो पेरिस्पर्म मतलब टेस्टा और टेगमेन से मिलके बना है। ठीक है, तो आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप टेस्टा और टेगमेन को जो है बाद में सीड के अंदर से अलग अलग नहीं कर सकते, वो एक ही दिखाई देंगे। मतलब दोनों फ्यूज हो गए, इतने फ्यूज हो गए कि आप जो है सीड कोट जो है जब उसको निकालते हो तो आपको 2 अलग लेयर दिखाई नहीं देते। किसी किसी में जो है थोड़ा सा दिखाई देता है, मगर जनरली दिखाई नहीं देते, तो इसलिए उसको एक ही टर्म है पेरिस्पर्म, या तो आप इसको सीड कोट बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये 2 इंटीग्मेंट, आउटर इंटीग्मेंट से टेस्टा और इनर इंटीग्मेंट से टेगमेन, इस तरह से जो है लेयर बनते हैं। ठीक है, और इसका सीड कोट का फंक्शन क्या है तो बता दिया मैंने, प्रोटेक्टिव, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। और जो सीड जो है, द सीड इज अटैच टू द फूट वॉल। उसके बाद देखिए, जब सीड जो है ये ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल को जो है अटैच रहता है, या आप उसको बोल सकते हैं फ्रूट वॉल जो है, इसको बोला जाता है पेरिकार्प। पेरिकार्प जो है अलग अलग लेयर से बना रहता है। इपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, उसके अलग अलग लेयर है। पेरिकार्प मतलब जो फ्रूट की जो लेयर है उसको पेरिकार्प बोला जाता है, वो अलग अलग लेयर में डिवाइडेड है। उनसे इपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, तो कलेक्टिवली उसको जो है पेरिकार्प बोला जाता है। फ्रूट की जो लेयर है उसको पेरिकार्प बोला जाता है। अब ये फ्रूट वॉल जो है, इसके साथ जो है सीड जो अटैच होता है वो फ्यूनिकल से होता है। जैसे आपने देखा है कि ओहुल के अंदर भी फ्यूनिकल था, वही फ्यूनिकल जो है सीड को अटैच करता है, किससे, ओहरी वॉल से या फ्रूट वॉल से। ठीक है, जिसको पेरिकार्प बोला जाता है, और फ्यूनिकल उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, है ना। तो फ्यूनिकल से ही अटैच रहता है सीड। जैसे ओहुल फ्यूनिकल से अटैच था, वही ओहुल ही तो सीड है बाद में, तो वही फ्यूनिकल से अटैच रहेगा। और जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहेगा फ्यूनिकल का विद द ओहरी वॉल या फ्रूट वॉल, तो वो रहेगा कौन सा, हाइलम। हाइलम पता है आपको, जैसे ओहुल के अंदर भी हाइलम प्रेजेंट था, जहाँ पे फ्यूनिकल और ओहुल बॉडी अटैच होती थी, वो पॉइंट को हाइलम बोला जाता था। ठीक इसी तरह से हाइलम जो है ये सीड में भी रहेगा। ठीक है, वही हाइलम जो है यहाँ पे भी है। और माइक्रोपाइल जो है, माइक्रोपाइल जो है कहाँ पे रहेगा, हाइलम के एकदम पास में जो है हाइलम रहेगा, सॉरी माइक्रोपाइल रहेगा। हाइलम जहाँ पे प्रेजेंट है, जस्ट नियर द हाइलम आपको माइक्रोपाइल मिलेगा। और ये माइक्रोपाइल क्या है, माइक्रोपाइल जो ओहुल के अंदर है वही माइक्रोपाइल है जो सीड के अंदर है, क्योंकि बाकी सारे स्ट्रक्चर जो है ये चेंज हो गए, है ना। ओहरी फ्रूट हो गया, ओहुल सीड हो गया, मगर माइक्रोपाइल जो ओहुल के अंदर प्रेजेंट था वही माइक्रोपाइल जो है यहाँ पे भी प्रेजेंट है, उसका कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। तो वो ओपनिंग जो है वैसी की वैसी है। तो वही ओपनिंग जो है बाद में क्या होता है, जब सीड जर्मिनेट होता है, सीड को आप जब वाटर में रखते हो या सॉइल में रखते हो, तो क्या होता है, वाटर का एंट्री पॉइंट क्या है, तो माइक्रोपाइल ही है, क्योंकि बाकी तो इंटीग्मेंट ने कवर करके रखा था ओहुल के अंदर, और वही बाद में टेस्टा और टेगमेन हो गए।
तो बाद में एंट्री के लिए, वाटर की एंट्री के लिए दूसरा कोई पॉइंट नहीं है कि नहीं। तो जो भी वाटर एंटर होता है वो जनरली माइक्रोपाइल से सबसे ज़्यादा एंटर होगा, और इसलिए माइक्रोपाइल जो है जर्मिनेशन के टाइम जो है सीड के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि उसी से जो है वाटर सीड के अंदर एंटर करेगा, तो एम्ब्रियो को वाटर मिलेगा, तो एम्ब्रियो की ग्रोथ होगी और फाइनली सीड जो है ये जर्मिनेट होगा, है ना। तो इसलिए ये माइक्रोपाइल बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो होता है रैफी। क्या है? रैफी। अब आप देखिए मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो ओहुल जो है ये एनाट्रोपस टाइप है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में ओहुल कौन से टाइप का रहेगा? एनाट्रोपस टाइप का। तो एनाट्रोपस टाइप की जब ओहुल होते हैं तो उसमें क्या है, वो इस तरह से बेंड होता है ना। आपने देखा है एनाट्रोपस टाइप की जो ओहुल रहेंगे वो इस तरह से बेंड होगा, और जब इस तरह से बेंड होता है तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ना। इस तरह से ये बेंड होगा, और इस तरह से जब बेंड होगा तो उसको यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्या है? एक्स्ट्रा सपोर्ट है, और एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि वो जो है इन्वर्टेड पोजीशन में जो है अटैच रह सके, इसलिए एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने देखा है कि फ्यूनिकल जो है यहाँ पे ये हाइलम है, फ्यूनिकल हाइलम को तो अटैच रहता है, मगर हाइलम के बाद भी थोड़ा सा फ्यूनिकल एक्स्ट्रा होता है, उसको बोला जाता है रैफी, है ना। और इसलिए रैफी जो है ये ज़रूरी है अगर एनाट्रोपस टाइप का ओहुल होता है तो। और आपको होता है कि एंजियोस्पर्म में जनरली एनाट्रोपस टाइप का ही ओहुल होता है, मोस्ट ऑफ द फैमिली में जो है एनाट्रोपस टाइप का ही ओहुल है, तो इसलिए रैफी जो है ये प्रेजेंट होता है ओहुल के अंदर। वही रैफी जो है सीड के अंदर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये रैफी कहाँ पे रहेगा? फ्यूनिकल का एक्सटेंशन है तो यहाँ पे रहेगा, है ना। ये रैफी भी प्रेजेंट है सीड के अंदर। इस तरह से सीड कोट की जो है ये सब लेयर्स रहेंगे, ये सब पार्ट्स रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अपन ने देखा सीड के अलग अलग 3 पार्ट्स है, उसमें सीड कोट को अपन ने देखा। इसके बाद देखेंगे डॉर्मेंट एम्ब्रियो की क्या कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद रहेगा डॉर्मेंट एम्ब्रियो। उसके बाद देखेंगे अपन डॉर्मेंट एम्ब्रियो के बारे में। अब इसको डॉर्मेंट क्यों बोला जाता है? इसको डॉर्मेंट बोलने के पीछे रीजन ये है कि ये जो है रेस्टिंग फेज में रहता है, डॉर्मेंट रहता है। डॉर्मेंट मतलब क्या है? वो बन तो गया है, एम्ब्रियो डेवलप तो हो गया है, मगर यह भी रुका हुआ है। ये कब तक रुका रहेगा? जब तक सीड जो है ये मैच्योर कंडीशन में नहीं आ जाता, और उसको जब सूटेबल कंडीशन नहीं मिलती, वाटर या जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन वगैरह जब सूटेबल मिलेगी, तो यही एम्ब्रियो जो है बाद में ग्रो होना शुरू हो जाएगा और एक मैच्योर प्लांट बनाएगा, है ना। तो एक्चुअली एम्ब्रियो जो है क्या एक तरह से मिनी या तो आप टाइनी फ्यूचर प्लांट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सब कैरेक्टर प्रेजेंट है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है उसके अंदर वो सब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जो एक मैच्योर प्लांट में होगी, फ्यूचर के जो प्लांट में होने वाली है वो सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। इसलिए आप इसको मिनिएचर या तो टाइनी फ्यूचर प्लांट आप इसको बोल सकते हैं, है कि नहीं। और ये जो है डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, जब तक इसको जो है जर्मिनेशन जब तक सीड का नहीं होगा तब तक यही जो है डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा, ठीक है नहीं। देन इसके अंदर आप देखिए तो एम्ब्रियो के अंदर एक पार्ट है जिसको बोला जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, है ना, या तो आप उसको बोल सकते हैं टाइजेलम। ये कैसे रहेगा? जनरली आपने देखा है कि इस तरह से एक पॉइंट होता है, और इसको जो है यहाँ पे इस तरह से कॉटिलडॉन अटैच है। अब ये कॉटिलडॉन का जो पार्ट है ये एक प्लीमुल का एंड है और एक जो है रेडिकल का एंड है। इस तरह से ये एम्ब्रियो के अंदर एक्सिस प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या है? ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसी को आप टाइजेलम बोल सकते हैं। और कॉटिलडॉन जो है इस टाइजेलम को अटैच है। ये देखिए कॉटिलडॉन, ये कॉटिलडॉन है, ये क्या है? डायकोट में आप देखिए तो इस तरह से कॉटिलडॉन आपको दिखेंगे, सीड 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है तो कॉटिलडॉन है, और कॉटिलडॉन जो है इस टाइजेलम को अटैच रहता है ना। अब टाइजेलम जिस पॉइंट पे अटैच है, टाइजेलम जो है जिस पॉइंट पे अटैच है उस पॉइंट के नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ये क्या रहेगा? दिस इज हाइपोकोटाइल। क्या रहेगा? ये हाइपोकोटाइल रहेगा। और टाइजेलम को जो कॉटिलडॉन जिस पॉइंट पे अटैच है उसके अबव जो पोर्शन रहेगा, जैसे ये है ना, ये जो पोर्शन ये क्या है?
इपिकोटाइल है। जिस पॉइंट पे टाइजिलम को कॉटिलडॉन अटैच है उसके नीचे वाला पोर्शन हाइपोकोटाइल, उसके ऊपर वाला पोर्शन इपिकोटाइल, है ना। टाइजिलम बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलडॉन इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल एंड टाइजिलम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज इपिकोटाइल। तो इस तरह से जो है इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल दो पार्ट होते हैं। और दूसरे क्या है, जैसे इपिकोटाइल जो है ये क्या बनाता है, इपिकोटाइल जो है इसके पास रहेगा प्लीम्यूल। ये जो है इपिकोटाइल क्या है, इसके पास प्लीम्यूल रहेगा, इट बियर्स प्लीम्यूल, यहाँ पे होगा प्लीम्यूल जो है ये ग्रोइंग पॉइंट है, रेडिकल जो है यहाँ पे है। एंड हाइपोकोटाइल बियर्स द रेडिकल। हाइपोकोटाइल क्या बियर करेगा, कौन से स्ट्रक्चर रहेगी उसके पास, रेडिकल। तो रेडिकल बाद में रूट सिस्टम बनाएगा और प्लीम्यूल जो है बाद में शूट सिस्टम बनाएगा जब वो सीड जर्मिनेट होगा तब, है ना। तो इस तरह से। और मोनोकॉट में अगर आप देखिए तो डाइकॉट में इस तरह से दो सीड्स के अंदर दो कॉटिलडॉन प्रेजेंट है। जैसे ये कॉटिलडॉन है, ये भी एक कॉटिलडॉन है ना। तो ये दो कॉटिलडॉन जनरली डाइकॉट में प्रेजेंट है। मगर मोनोकॉट के अंदर जो है एक ही कॉटिलडॉन जो है आपको दिखाई देता है, और जो कॉटिलडॉन जो वहां पे दिखाई देता है उसको बोला जाता है स्कूटेलम। ये अपन ने देखा है पहले भी, है ना। तो इसको बोला जाता है स्कूटेलम। और स्कूटेलम के एग्जैक्टली अपोजिट एक छोटा सा एक जो है सेकंड जो कॉटिलडॉन अवेलेबल होता है उसको बोला जाता है इपीब्लास्ट। मगर उतना डेवलप नहीं होता, खैर स्कूटेलम भी उतना डेवलप नहीं होता मगर थोड़ा बहुत दिखाई देता है, और इपीब्लास्ट तो बहुत ही कम दिखाई देगा, है ना। तो इपीब्लास्ट उसको बोला जाता है। सेकंड कॉटिलडॉन जो है ये क्या है, इपीब्लास्ट है। और एक जो कॉटिलडॉन जो थोड़ा दिखाई देता है वो है स्कूटेलम। तो मोनोकॉट में जो है कॉटिलडॉन में स्टोरेज नहीं होता। मोनोकॉट में क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाते हैं, और मोनोकॉट के अंदर जो स्टोरेज होता है वो एंडोस्पर्म के अंदर होता है, ठीक है। अब देखिए एम्ब्रियो जो है ये क्या है, जनरली न्यूसेलस को यूज कर लेते हैं। एम्ब्रियो जनरली यूज अ न्यूसेलस। जब भी एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, जब भी एम्ब्रियो मैच्योर होता रहता है तो क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या है, तो उसके पास है न्यूसेलस। तो न्यूसेलस से जो है वो अब्सॉर्ब करते रहता है जो भी उसको चाहिए, और धीरे धीरे जो है न्यूसेलस जो है पूरा यूटिलाइज हो जाता है। तो मैच्योर सीड के अंदर, एक मैच्योर सीड के अंदर जो है आपको न्यूसेलस नहीं मिलेगा। मैच्योर सीड के अंदर आपको न्यूसेलस नहीं मिलेगा। बट किसी किसी केस में क्या होता है, इन सम सीड्स न्यूसेलस रिमेन प्रेजेंट आउटसाइड द एम्ब्रियो। तो वो जो है किसी किसी सीड में आपको दिखाई देता है, मतलब मैच्योरिटी के बाद भी सीड के अंदर आपको जो है न्यूसेलस वैसे ही मिलता है, मतलब थोड़ा सा न्यूसेलस बच जाता है, वो पूरा यूटिलाइज नहीं होता, थोड़ा सा बच जाता है। तो वो जो थोड़ा सा बच जाता है उसी को बोला जाता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है, एक्चुअली न्यूसेलस ही है। जब वो सीड में वैसा थोड़ा सा बच जाता है तो एक कवरिंग बना लेता है, उस कवरिंग को बोला जाता है पेरिस्पर्म। अब देखिए काली मिर्च जिसको ब्लैक पेपर बोला जाता है, उसमें आप देखिए तो आपको सीड का जो है कवरिंग जो मिलता है, हल्का सा एक लेयर आपको उसमें दिखाई देता है। तो ब्लैक पेपर में आपको जो है ये पेरिस्पर्म है। और वो एक्चुअली क्या है पहले का, पेरिस्पर्म इज नथिंग बट इट इज न्यूसेलस। जो पूरी तरह से यूज हो जाता है तो नहीं दिखाई देता, मगर जहाँ पे पूरी तरह से यूज नहीं हुआ तो वैसी लेयर बन गई तो ब्लैक पेपर में आपको दिखाई देती है, तो उसको बोला जाएगा पेरिस्पर्म, ठीक है। अब देखिए डाइकॉट जो है, डाइकॉट में जैसे कैस्टर एक सीड आपने देखा होगा, आप उसको सर्च कीजिए आपको जो उसकी इमेज पता चल जाएगी। कैस्टर का एक सीड है, उसमें उसका जो टेक्निकल नाम है कैस्टर का वो है रिसिनस कम्युनिस। उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसको बोला जाता है कैरेंकल। क्या बोलेंगे उसको, कैरेंकल, या तो उसको आप बोल सकते हैं स्ट्रॉफ्यूल, कैरेंकल या तो फिर स्ट्रॉफ्यूल उसको बोला जाता है ना। अब ये है क्या, कैरेंकल या स्ट्रॉफ्यूल क्या है, तो ये क्या है, एक स्पेशल आउटग्रोथ है। कैरेंकल ये क्या है, एक स्पेशल आउटग्रोथ है, स्पेसिफिक आउटग्रोथ है जो माइक्रोपाइल पे आके जो है एक्स्ट्रा आउटग्रोथ बन जाती है। जैसे आपको बताया कि सीड के अंदर माइक्रोपाइल है, और माइक्रोपाइल को जहाँ पे इंटीग्मेंट अब्सेंट है वो माइक्रोपाइल है, इंटीग्मेंट जहाँ पे नहीं होती वो माइक्रोपाइल का एंड है।
और ये इंट्यूगमेंट क्या हो जाते हैं इसमें, इस सीड में, कैस्टर में क्या हो जाते हैं, इंट्यूगमेंट, आउटर इंट्यूगमेंट जो है ये एक्स्ट्रा जो है ग्रो हो जाते हैं। कैनिकल इज फॉर्म बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स ऑफ आउटर इंट्यूगमेंट एट द टिप। टिप पे जो है, जैसे आपने देखिए ओवल का स्ट्रक्चर आपको पता है, इस तरह से रहेगा। ये ओवल का स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है आपके, ये आउटर इंटीग्मेंट है। तो ये जनरली यहाँ पे छूट जाते हैं, है ना, ये एरिया जो है ये क्या माइक्रोपाइल का है। मगर ये आउटर इंटीग्मेंट क्या कर जाते हैं यहाँ पे, ये टिप के ऊपर एक्स्ट्रा ग्रो हो जाते हैं, है ना, ये एक्स्ट्रा ग्रो हो रहा है। ये देखिए आउटर इंटीग्मेंट क्या हो गया यहाँ पे, एक्स्ट्रा ग्रो हो गए, और ये एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह से जो है ये माइक्रोपाइल को इस तरह से कवर कर लेते हैं। कैरेंकल इज अ फॉर्म बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स ऑफ आउटर इंटीग्मेंट एट द टिप। टिप के ऊपर ये एक्स्ट्रा ग्रो हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है बाद में कैरेंकल बना लेते हैं। और एक कैरेंकल जो है इसका बड़ा यूज होता है कैस्टर सीड में। ये क्या करते हैं, ये थोड़े से स्पॉन्जी होते हैं और ये वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं। दे अब्सॉर्ब वाटर। और वाटर कब अब्सॉर्ब होता है, ये जब सीड जर्मिनेट होने वाला है, तो यही स्पॉन्जी टिश्यूज होने की वजह से ये वाटर को अब्सॉर्ब कर सकते हैं और ये सीड्स को जो है वाटर अवेलेबल करने में काफ़ी हेल्पफुल है। और इस वजह से जर्मिनेशन में जो है हेल्प हो जाती है, क्योंकि ये स्पॉन्जी है, वाटर को इजीली अब्सॉर्ब करेंगे और एम्ब्रियो को प्रोवाइड कर देंगे। एम्ब्रियो को अगर वाटर मिल गया तो वो क्या करेगा, फिर इजीली जर्मिनेट होगा, सीड जो है इजीली जर्मिनेट होगा। तो इस तरह से कैरेंकल जो है ये बड़े काम के है कैस्टर के अंदर। और ये कैस्टर एक ऐसा सीड है, इसके अंदर है तो डाइकॉट, मगर इसका स्टोरेज जो है ये एंडोस्पर्म में होता है। इसका स्टोरेज जो है कहाँ पे हो रहा है, एंडोस्पर्म में हो रहा है। यहाँ पे कॉटिलडॉन में स्टोरेज नहीं है, यहाँ पे जो है कॉटिलडॉन में स्टोरेज नहीं है। जनरली ऐसे नहीं होता। जनरली क्या होता है, जनरली डाइकॉट के अंदर जो स्टोरेज है ये कॉटिलडॉन में होता है और मोनोकॉट के अंदर स्टोरेज है ये एंडोस्पर्म में होता है। मगर यहाँ पे कैस्टर जो है ये क्या है, एक्सेप्शन है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्सेप्शन है। इसके पास कैरेंकल एक्स्ट्रा है। इसके पास आप देखिए तो कैरेंकल एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनता है। इवन इसमें जो स्टोरेज जो है ये एंडोस्पर्म में है, जबकि है डाइकॉट। तो ये इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है समझना कि ये क्यों अलग है। तो ये एक्सेप्शन आप इसको बोल सकते हैं कि इसके पास एंडोस्पर्म डेवलप हुआ है डाइकॉट रहते हुए भी। तो ऐसे कुछ सीड्स है, ऐसे कुछ प्लांट है जिनमें इस तरह से एक्सेप्शन आपको देखे जा सकते हैं। तो ये अपन ने देखा डॉर्मेंट एम्ब्रियो के बारे में, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे एंडोस्पर्म। थर्ड जो रहेगा अपना टॉपिक वो रहेगा एंडोस्पर्म। उसके बाद देखिए थर्ड जो पॉइंट है अपना वो है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ था आपको पता है। एंडोस्पर्म कैसे डेवलप हुआ था, जो एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो पोलर न्यूक्लिया जो थे, ये पोलर न्यूक्लिया पहले फ्यूज है, तो n+n कंडीशन फ्यूज होकर 2n कंडीशन बनी। और जो सेकंड जो मेल गमेट जो आया वो यहाँ पे जाके और फ्यूज हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, n+n 2n हो गया और 2n के साथ और जो मेल गमेट फ्यूज हुआ, तो इस तरह से ये 3n स्ट्रक्चर बन गया। तो इससे जो है एंडोस्पर्म डेवलप हुआ था। तो ये जो है एम्ब्रियो डेवलप होने के पहले जो है एंडोस्पर्म बन जाता है, क्योंकि ये इंश्योर करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, इसलिए एंडोस्पर्म पहले बन जाता है, ठीक है ना। बाद में फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो ये क्या है, एक तरह से दे आर न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड इट मे बी प्रेजेंट और इट मे बी अब्सेंट इन द सीड। अब एंडोस्पर्म जो है ये जनरली एक तो एम्ब्रियो यूज कर लेता है, या तो फिर ये वैसे ही प्रेजेंट रह सकता है। ये इसी के बेसिस पे जो है डाइकॉट और मोनोकॉट बनते हैं। अब देखिए डाइकॉट में जो है एंडोस्पर्म जनरली यूज हो जाता है पूरी तरह से, और मोनोकॉट में जो है ये एंडोस्पर्म यूज नहीं होता है, तो वो वैसे ही रहता है। तो इसी के एंडोस्पर्म के प्रेजेंट या अब्सेंट है, इस बेसिस पे जो है सीड के दो कैटेगरी बन जाते हैं। वेदर it is present, endosperm is present in the seed, or whether it is absent in the seed. On that basis seeds is having, angiospermic seed is having two types. एक को बोला जाता है एंडोस्पर्मिक
और या तो फिर नॉन एंडोस्पर्मिक, है ना। एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट है तो उसको एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है, और अगर अब्सेंट है तो उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है। एंडोस्पर्मिक को अल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक को एक्स अल्ब्यूमिनस सीड भी बोला जाता है। तो जनरली जो है एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होंगे, जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, तो वो जनरली कौन से होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। वो कौन से होंगे, जनरली मोनोकॉट के सीड होंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है एंडोस्पर्म जो है ये स्टोरेज करता है, कॉटिलडॉन जो है स्टोरेज नहीं करते। यहाँ पे जो कॉटिलडॉन है ये क्या है, रिड्यूस स्टेज में, डेवलप नहीं है। मगर नॉन एंडोस्पर्मिक जो सीड है वो कौन से है, जनरली डायकॉट के हैं, और इनके पास आप देखो तो स्टोरेज जो है ये कॉटिलडॉन में होता है। एंडोस्पर्म को यूटिलाइज करके ये कॉटिलीडॉन में स्टोर कर लेते हैं, है ना। तो देखिए फूड स्टोर इन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक सीड में स्टोर कहाँ पे होगा, फूड एंडोस्पर्म के अंदर। जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में क्या होगा, एंडोस्पर्म अब्सेंट रहेगा, नो एंडोस्पर्म इज देयर। मैच्योरिटी के टाइम आप देखो तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं रहेगा। यहाँ पे जो है एंडोस्पर्म इज यूज ड्यूरिंग जर्मिनेशन, मतलब जब सीड जर्मिनेट हो रहा है उस टाइम पे ये यूज हो रहा है, ठीक है नहीं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था तो एम्ब्रियो ने ही जो है उसको यूटिलाइज कर लिया, जर्मिनेशन तक वो बचा ही नहीं, एम्ब्रियो ने जो है उसको यूटिलाइज कर लिया। और वो स्टोर कहाँ पे कर लिया, उसका जो न्यूट्रिशन है वो कॉटिलीडॉन के अंदर। एम्ब्रियो ने उसको यूज कर लिया, और एम्ब्रियो का जो पार्ट है वो क्या है, कॉटिलडॉन है, तो कॉटिलीडॉन में जो है उसने उसको स्टोर कर लिया। तो अभी स्टोरेज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे कॉटिलडॉन के अंदर आ गया। यहाँ पे कॉटिलडॉन के अंदर नहीं है, ये जो है एंडोस्पर्म में ही है अभी भी, ठीक है। ये जब जर्मिनेशन होगा सीड का तब जाके उसका जो है वो यूज करेगा, और फिर जो है सीड जर्मिनेट होगा। और यहाँ पे कॉटिलडॉन तो होते हैं, मगर कॉटिलडॉन जो है ये डेवलप नहीं है। कॉटिलडॉन कैसे, एकदम थीन है, या तो आप उसको बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेनस है। तो थीन है, मेम्ब्रेनस है, तो वहाँ पे स्टोरेज नहीं हो सकता। मगर वो उसके जो है स्कार आपको दिखाई देते हैं, है ना। वो थीन या मेम्ब्रेनस जो है उसके स्कार आपको दिखाई देते हैं। मोनोकॉट के सीड के वक्त आप देखिए, अपने देखा था कि एक जो होता है उसको बोला जाता है स्कुटेलम, और एक जो है उसको बोला जाता है इपीब्लास्ट। तो जो थोड़ा सा लार्ज साइज का जो कॉटिलडॉन होता है मोनोकॉट के अंदर उसको स्कुटेलम बोला जाता है, और जो एकदम ही स्मॉल रिड्यूस स्टेज में है उसको इपीब्लास्ट बोला जाता है। तो ये इस तरह से मोनोकॉट में भी जो है कॉटिलडॉन तो होते हैं, मगर बहुत ही रिड्यूस स्टेज में, तो वो स्टोरेज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे स्टोरेज जो है ये एंडोस्पर्म में होता है। यहाँ पे कॉटिलडॉन जो है काफ़ी डेवलप है, इसलिए स्टोरेज जो है ये कॉटिलडॉन में होता है। तो यही एक फ़र्क है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल कौन से आ जाते हैं मोनोकॉट में, फिर व्हीट है, राइस है कि नहीं। व्हीट या राइस के एग्जाम्पल है, या मेज भी आप इसमें गिन सकते हैं। और यहाँ पे मोस्टली जो है डाइकॉट रहेंगे, जिसमें ग्राम्स है, बीन्स है। मगर यहाँ पे जो है एक एक्सेप्शन है, वो है कैस्टर सीड, जो मैंने पहले भी बताया आपको। कैस्टर सीड जो है तो डाइकॉट, मतलब वो डाइकॉट की कैटेगरी में आता है, बट उसके अंदर जो स्टोरेज है वो किस में रहेगा, वो एंडोस्पर्म में है। तो ये एक एक्सेप्शन है, कैस्टर सीड इज ए एक्सेप्शन। इन कैस्टर सीड स्टोरेज इज प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म। तो वहाँ पे जनरली कॉटिलडॉन में होना चाहिए था, डाइकॉट में जैसे होता है, मगर वहाँ पे जो है डाइकॉट होते हुए भी उसका स्टोरेज जो है ये क्या है, एंडोस्पर्म में। तो वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एंडोस्पर्म को अपन ने देखा, इसके पहले डॉर्मेंट एम्ब्रियो को देखा और सीड कोट को भी देखा। तो सीड के ये 3 पार्ट है, कौन से, सीड कोट, डॉर्मेंट एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। और ये पूरा मिलके जो है एक कंप्लीट सीड बनता है। और एक कंप्लीट सीड जो है ये क्या है, एक तरह से मिनिएचर प्लांट है। द होल कैरेक्टर प्रेजेंट इन द प्लांट इज एक्चुअली अवेलेबल इन द मिनिएचर सीड। एक छोटे से सीड के अंदर, वो कितना भी छोटा सीड हो, बड़े से बड़ा प्लांट है मगर उसका सीड देखो कितना छोटा होता है, उस छोटे से सीड के अंदर उस पूरे प्लांट की इंफॉर्मेशन है। मतलब उसके लीफ कैसे होंगे, उसके हाइट क्या होगी, उसके ब्रांचेस कैसे होंगी, ब्रांचिंग का पैटर्न क्या होगा, फ्लावर्स कब आएंगे, फ्रूट कब आएंगे, ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो सब एक छोटे से सीड के अंदर प्रेजेंट होती है कि नहीं। और इसलिए जो है सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंजियोस्पर्म ने सीड्स डेवलप किए, इसका बेनिफिट उनको मिलता है कि इन्होंने क्या किया, सीड्स की वजह से ये बहुत दूर तक जो है फैल सके, क्योंकि आप सीड को कैरी कर सकते हैं। हाँ, सीड को जो है आप कैरी कर सकते हैं। यहाँ का सीड आप किसी दूर के एरिया में जाके छोड़ दो तो वहाँ पे वो प्लांट ग्रो हो जाएगा, और इसकी वायबिलिटी भी रहती है ना।
सीड जो है ऐसे नहीं कि आज बन गए और वो जो है वायबल नहीं रहेंगे। देखिए बच्चों, इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा एडवांटेजेस ऑफ सीड्स फॉर एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो है इसमें सीड्स जो बना है, वैसे तो जिम्नोस्पर्म में भी बनता है मगर एंजियोस्पर्म में इसका खास एडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या मिल रहा है एंजियोस्पर्म को, वो अपन देखेंगे क्या क्या फायदे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए कि उसमें सीड्स बन रहा है। सबसे पहले देखिए, बिकॉज ऑफ सीड्स डिपेंडेंसी ऑन वाटर फॉर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज रिड्यूस। अब देखिए, जो ब्रायोफाइट्स थे, जो टेरिडोफाइट्स थे, ये वाटर के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि उनका जो मेल गमिट जो है फीमेल गमिट तक के जब ट्रैवल करता है तो उसको जो है वाटर थ्रू ही जाना होता है। तो ये हमेशा से डिपेंड रहते हैं कि वाटर रहेगा तभी जो है उनका पॉलिनेशन जो होगा और उस वजह से मेल गमिट ट्रैवल करेगा और फीमेल गमिट को फ्यूज करेगा। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और पॉलिनेशन प्रोसेस जो है वहाँ पे क्या है, डिपेंड है वाटर के ऊपर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये क्या है खुद इंडिपेंडेंटली लैंड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी टेरेस्ट्रियल हो गए पूरी तरह से, और ये जो है पॉलिनेशन विंड के भी थ्रू कर सकते हैं, इंसेक्ट के भी थ्रू कर सकते हैं, और बाकी जो है एजेंसीज जो है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं है। हाँ, कुछ प्लांट्स है जो वाटर के थ्रू भी सीड डिस्पर्सल करेंगे या वाटर में रहते हुए पॉलिनेशन भी करेंगे, मगर मैक्सिमम जो है ये क्या है वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन कि रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन वाटर। किस लिए रिड्यूस हो गई डिपेंडेंसी? पॉलिनेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, ऑन वाटर फॉर pollination and फर्टिलाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि वाटर के ऊपर जो है ये अब डिपेंड नहीं रहे। ठीक है, दूसरा क्या है, सीड्स कैन डिस्पर्स टू न्यू हैबिटेट। सीड्स कैन डिस्पर्स टू न्यू हैबिटेट। अब देखिए सीड का एडवांटेज क्या है कि आप सीड को जो है कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। सीड खुद भी जो है उसने मैकेनिज्म इस तरह से डेवलप किए कि जो है वो अलग अलग फ्रूट को उसने टेस्टी बनाया। एंजियोस्पर्म ने जो है फ्रूट को टेस्टी बनाया, इस वजह से कोई भी एनिमल फ्रूट को खा लेता है और सीड जो है ये कहीं दूर जाके छोड़ देता है ना। तो इस वजह से क्या हो गया, जो सीड डिस्पर्सल में हेल्प होगी, है ना। तो सीड डिस्पर्सल जितनी दूर तक हुआ उतना ही ये फैलते चले गए, है कि नहीं। सीड जो है ये ज़्यादा दूर तक फैल सके क्योंकि इसमें जो है फ्रूट जो था टेस्टी था, और टेस्टी होने की वजह से कोई भी एनिमल इसको खाता है, यूज़ करता है, और जो गुठली जो है, जो सीड्स जो है इसकी, वो जनरली फेंक दिए जाते हैं नेचर में। तो कहीं पे भी वो जो है स्प्रेड हो जाता है फिर, है कि नहीं। और प्लांट ने खुद भी जो है मैकेनिज्म डेवलप किया है सीड डिस्पर्सल का, वो आने वाले टॉपिक में अपन देखेंगे वो किस वजह से सीड डिस्पर्सल और अच्छा हो गया है। क्योंकि सीड डिस्पर्सल प्लांट ने खुद भी एफर्ट्स लगाए ओवरी को टेस्टी करके, दूसरा जो है सीड्स को हल्का करके, सीड्स को जो है फिदरी करके, विंग शेप करके, इस तरह से कई सारे मैकेनिज्म उसने डेवलप किए जिस वजह से सीड्स जो है ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है कैरी हो जाता है, और एक जगह से प्लांट का सीड अगर दूसरी जगह दूर तक निकल जाए तो वो भी वहाँ पे भी डेवलप हो जाता है। तो अलग अलग हैबिटेट में डेवलप होना ये शुरू हो गया क्योंकि सीड्स जो है कई प्लांट में लाइट वेटेड था, है नहीं। तो सीड का ये फायदा है। बाकी अगर सीड्स नहीं है जिन प्लांट में, उनमें देखो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्रायोफाइट कहाँ पे ग्रो होते हैं जनरली, वॉल के ऊपर वगैरह देखिए ग्रीन मैट बन जाती है, तो ये वाटर के ऊपर डिपेंड थे इसलिए वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुए। टेरिडोफाइट भी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुए, इवन जिम्नोस्पर्म भी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाए, है कि नहीं। मगर एंजियोस्पर्म दुनिया में ऐसे ऐसी जगह पे ग्रो हो गए जहाँ जहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है, वहाँ वहाँ ये लगभग ग्रो हो जाते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट में भी ये एंजियोस्पर्म आपको दिख जाएंगे। तो ये जो है सीड्स का एडवांटेज था।
तीसरा क्या है, इसके अंदर रिजर्व फूड अवेलेबल होता है। रिजर्व फूड इज अवेलेबल इन द सीड। और ये रिजर्व फूड जो अवेलेबल होता है ये क्या करता है, जो एम्ब्रियो को जो है सप्लाई करते रहता है। एंडोस्पर्म जो डेवलप होता है ना, ये क्या करता है, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है इसको सप्लाई करता है। और इस वजह से जब सीड्स के खुद के लीफ नहीं आते, जिसको ट्रू लीफ बोला जाता है, तो जब तक वो खुद का फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं करता तब तक के सीड के पास जो है नरिशमेंट अवेलेबल है कि नहीं। मतलब सीड जो है पूरा टाइम लेता है ट्रू लीफ डेवलप होने तक के, तब तक कि उसके पास बैकअप है, एक तरह से नरिशमेंट का बैकअप है। तो जब तक वो ट्रू लीफ डेवलप करता है तब तक उसका जो है वो जो स्टोरेज है वो तब तक उसको काम में आ जाता है। तो इसलिए सीड्स के अंदर जो है स्टोरेज किया जाता है, ताकि जब वो फोटोसिंथेसिस करे तो एकदम से तो लीफ नहीं आएंगे। सीड्स जैसे जर्मिनेट होगा तो पहले रेडिकल आएगा, फिर प्ल्यूमुल आएगा, फिर बाद में जो है उसके जो है ट्रू लीफ आएंगे। मगर तब तक कि उसकी ग्रोथ के लिए सप्लाई कहाँ से आएगा, तो आएगा रिजर्व फूड से, है कि नहीं। तो वहाँ से जो है नरिशमेंट इंश्योर हो जाता है। इस वजह से सीड्स जो है ज़्यादा सक्सेसफुली, मतलब सक्सेस रेशियो जो है, सीड से प्लांट बनने का सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। आप देखिए कोई प्लांट की ट्विग आप काट के लगा दो तो सभी प्लांट में ये पॉसिबल नहीं है। सीड्स में 100% गारंटी तो होती है कि, मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि सीड से नया प्लांट तो बन ही जाएगा, है कि नहीं। तो ये रिजर्व फूड की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होने से पहले तक की जो जिम्मेदारी जो है ये स्टोरेज की वजह से पूरी हो जाती है कि नहीं। तो रिजर्व फूड अवेलेबल टू नरिश until photosynthesis begin। इसका देखिए हार्ड सीड कोट जो है इसका, सीड में जो है हार्ड सीड कोट है जो टेस्टा और टेगमेन से बना है। तो ये हार्ड सीड कोट जो है ये क्या करता है, एम्ब्रियो जो उसके अंदर प्रेजेंट है सीड के अंदर, इसको प्रोटेक्ट कर देता है। तो आप सीड को अगर आपके हाथ से गिर जाए या कहीं अगर किसी हार्ड जगह पे भी अगर वो कई दिन तक रह जाता है तो उसको जो है कोई डैमेज नहीं होता, क्योंकि ऊपर का जो कवरिंग है ये क्या है, हार्ड है ना। इवन एनिमल के गट से, पेट से भी निकल के आ जाता है, मगर इसका जो है कवरिंग हार्ड रह जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, उल्टा वो जर्मिनेशन के लिए फ़ायदा हो जाता है। तो ये हार्ड सीड कोट जो है ये क्या है, इसको मैकेनिकल शॉक से बचाता है ना। हार्ड सीड कोट क्या करता है, इसको, इसके लिए काफ़ी एडवांटेज है। हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, किस किस से बचाएगा, जैसे हाई टेम्परेचर से बचाएगा, लो टेम्परेचर से भी बचाएगा एम्ब्रियो को। दूसरा जो है जो डैमेज करने लायक जो रेज होते हैं उससे भी बचाएगा, है कि नहीं। तो जो जो एनवायरमेंटल जो कंडीशन जो उसके लिए अनफेवरेबल हो सकती थी उन सब से जो है ये सीड्स को बचा लेता है, मतलब एम्ब्रियो को बचा लेता है हार्ड सीड कोट, है कि नहीं। या मैकेनिकल जो इंजुरीज हो सकती थी किसी एनिमल के पैर से, या अपने अपने ह्यूमन बीइंग की किसी वजह से, तो ये जो मैकेनिकल इंजुरीज हो सकती थी, जैसे प्लांट से भी जब सीड गिरता है तो वो डैमेज भी हो सकता है। अगर हार्ड सीड कोट नहीं है तो एम्ब्रियो तो खराब हो जाता, टूट जाता, मगर वो सीड के कवरिंग के अंदर है, सीड कोट के अंदर है, इस वजह से वो जो है डैमेज नहीं होता। तो ये हार्ड सीड कोट का एडवांटेज है ना। और हार्ड सीड कोट होने की वजह से आप सीड को कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, विदाउट एनी डैमेज आप उसको जो है इजीली कैरी कर सकते हैं, दूर तक उसको कैरी कर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये पॉसिबल हो जाता है क्योंकि हार्ड सीड कोट अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा क्या है कि सीड जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने देखा है कि मेल एंड फीमेल गमेट फ्यूज हुए थे, बराबर है, और मेल एंड फीमेल गमेट फ्यूज होके जो है ये सीड बना है। और इस वजह से यहाँ पे वेरिएशंस आते हैं, हर बार कॉम्बिनेशन जो है अलग अलग सीड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या है, वेरिएशन आने का चांस हमेशा रहता है, विच क्रिएट्स वेरिएशन। और ये वेरिएशन बहुत ज़रूरी है।
इट क्रिएट्स वेरिएशन। और ये इतने ज़रूरी है कि इस वजह से ही पूरी प्लांट्स जो है ये अपडेट होते रहते हैं, इनमें नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं और नए नए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनने की वजह से जो है प्लांट जो है डेवलप होते रहते हैं, पहले से बेहतर होते रहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि जीन हर बार मिक्स होते हैं, नए कॉम्बिनेशन बनते हैं तो नए वेरिएशन आते हैं। और वेरिएशन एक क्या है, सोर्स है, इवोल्यूशन का सोर्स अगर है तो वो है वेरिएशन। बेहतर कॉम्बिनेशन बनते हैं तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, जो बेटर कॉम्बिनेशन नहीं होते वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होते जाते हैं। तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज है जो यहाँ पे मिलता है, सीड्स को मिल रहा है। ठीक है, देन सीड जो है एज ए फूड भी यूज किया जाता है ना। सीड्स बन रहे हैं इसलिए तो आप और हम जो है सीड्स खाते हैं। व्हीट, राइस, या मेज, ये सब क्या है, ये सीड ही तो जो है आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, है कि नहीं। चावल वगैरह जो है, चपाती वगैरह बनती है तो सीड से ही बन रही है, तो आप सीड का ही तो यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम आपकी जो लाइफस्टाइल जो डिपेंड है वो सीड के ऊपर है। आप विदाउट सीड जो है आप इमेजिन ही नहीं कर सकते लाइफ को, है कि नहीं। तो सीड्स आर यूज एज फूड। ये अपने लिए फूड नहीं है, ये अपने लिए फूड नहीं है, ये जो है कई सारे एनिमल के लिए फूड है। और फूड की वजह से, फूड की वजह से जो है ये क्या है, ये अपने लिए एडवांटेज है। प्लांट्स के लिए भी एडवांटेज है कि ये क्या करते हैं, कुछ स्टोरेज, जो भी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कुछ जो है खुद के लिए स्टोर कर लेते हैं और कुछ जो है वो यूज कर लेते हैं। अब वो स्टोर खुद के लिए करते हैं, अपने सीड्स के एम्ब्रियो के लिए, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो उसके लिए स्टोरेज करते हैं, मगर अपने लिए वो एडवांटेज है कि अपन उसको यूज कर लेते हैं, है कि नहीं। तो अपना जो है अपना भी पेट भर रहा है, वो प्लांट जो है स्टोरेज करके जो है सीड्स को सर्वाइव रखने के लिए स्टोरेज कर रहा है कि नहीं। तो सीड्स होने की वजह से, सीड्स के अंदर जो है स्टोरेज होने की वजह से क्या है कि सीड की वायबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए, जिन भी सीड में स्टोरेज ज़्यादा नहीं होता उनकी वायबिलिटी भी उतनी नहीं होती। सीड के अंदर स्टोरेज अगर सफिशिएंट है तो ही वो जो है काफ़ी दिन तक सर्वाइव कर सकता है, वो वायबल रह सकता है। मगर सीड के अंदर स्टोरेज नहीं है तो वो वायबल नहीं हो सकता। ये एक प्रॉब्लम है ऑर्किड फैमिली के अंदर। वहाँ पे जो सीड्स है, सीड्स तो काफ़ी स्मॉल है। ऑर्किड ऐसी फैमिली जो है, जैसे ऑर्किड प्लांट जहाँ पे होते हैं उस फैमिली के मेंबर, तो वहाँ पे जो है स्टोरेज जो है सीड्स में काफ़ी कम है, मतलब नहीं के बराबर है। तो वो सीड्स का जो है जर्मिनेशन का बड़ा प्रॉब्लम है फिर। तो देखिए, स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है, और जिन सीड में थोड़ा भी स्टोरेज होता है तो वो जो है इजीली जर्मिनेट कर जाते हैं, इसलिए स्टोरेज ज़रूरी है। तो अपने लिए भी एडवांटेज हो रहा है स्टोरेज का, और प्लांट खुद भी जो है स्टोरेज की वजह से जो है एम्ब्रियो को सर्वाइव रख सकते हैं, तो ये भी एडवांटेज है। और क्या एडवांटेज है, अपने लिए क्या एडवांटेज है देखा जाए तो, सीड्स आर यूज फॉर एग्रीकल्चर। सीड्स आर यूज फॉर एग्रीकल्चर। आप देखिए, एग्रीकल्चर को क्या आप इमेजिन कर सकते हैं क्या विदाउट सीड। आप एग्रीकल्चर को इमेजिन ही नहीं कर सकते अगर सीड्स को अगर आप इमेजिन नहीं करो। विदाउट सीड एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं। तो देखिए कितना बड़ा एडवांटेज है। सीड्स एंजियोस्पर्म में बनते हैं, इसलिए आप तो एंजियोस्पर्म की खेती कर रहे हो। व्हीट, राइस, मेज, या अलग अलग जो है प्लांट, जो भी सब्जी वाले जो प्लांट है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इन सब को जो है लगभग सीड से ग्रो किया जाता है। और इन्हीं के ऊपर अपनी जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन जो भी है, ये सब क्या है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो है एग्रीकल्चर जो है ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो सीड्स की वजह से पॉसिबल है। अदरवाइज आप किसी प्लांट की ट्विक काट के लगा के कितनी खेती कर लेते, या टिश्यू कल्चर करके कितनी खेती हो जाती। तो सीड्स की वजह से पॉसिबल है। मेन जो है यहाँ पे सीड्स का ही रोल आ जाता है कि नहीं। तो इस तरह से एंजियोस्पर्म की वजह से अपना भी कुछ फायदा है सीड्स बनने का, और प्लांट का खुद का भी काफी फायदा है ना। प्लांट खुद भी इसके लिए जो है इसका फायदा उठा रहे हैं सीड्स बना के, और अपना तो फायदा है ही, क्योंकि अपन तो डायरेक्टली डिपेंड ही है उसके ऊपर। प्लांट के लिए फायदा जो है क्या है कि वो अब ज़्यादा डिपेंड नहीं है पॉलिनेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। वो जैसे पहले की जो है वो क्या थे मेंबर, वाटर के ऊपर डिपेंड होते थे। अब ये वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इसका वाटर नहीं है तो भी हो सकता है। दूसरा क्या है, न्यू हैबिटेट में स्प्रेड होने के लिए जो है
प्लांट्स जो है, प्लांट को फायदा हो रहा है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होने से पहले जो है इसके पास रिजर्व फूड है, जो एक तरह से क्या है, उसको सप्लाई करते रहता है अप टू फोटोसिंथेसिस। और हार्ड सीड कोट, ये भी एडवांटेज है, क्योंकि इस वजह से मैकेनिकल शॉक और बाहर की जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उससे ये क्या है, बच जाता है एम्ब्रियो, ये एडवांटेज है ना। और मेन क्या है कि वेरिएशन आते हैं, सीड जो बनता है ये मेल और फीमेल गैमेट के जो है कॉम्बिनेशन से बनता है, तो हर बार वेरिएशन का चांस है। जब भी जो भी सीड बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं और इस वजह से वेरिएशन आते हैं। जो वेरिएशन जो है ये आएंगे तभी तो जो है पहले से बेहतर कॉम्बिनेशन कुछ बनेंगे तो प्लांट जो है अपग्रेड होगा, है ना, डेवलप होगा और पहले से बेहतर होगा। ये चांसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। और अपने लिए क्या एडवांटेज है, अपने लिए एडवांटेज है कि ये एज ए फूड अपन यूज कर रहे हैं और एग्रीकल्चर में अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है एडवांटेजेस ऑफ सीड्स इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक रहेगा अपना सीड वायबिलिटी, ठीक है, सीड वायबिलिटी।